नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां जोशीमठ में भूधसाव का मामला प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंच गया है। वहीं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज ने इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर भी की है। जोशीमठ में घरों और सड़कों पर बड़ी बड़ी दरारें आने के कारण इलाके में दहशत का माहौल है। मामले के संज्ञान में आने के बाद सभी तरह के विकास कार्यों पर अविलंब रोक लगा दी गई है। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन किया और फोन पर जोशीमठ में चल रहे राहत बचाव कार्यों के बारे में जानकारी ली और प्रदेश सरकार को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विस्तार पूर्वक मुख्यमंत्री से जोशीमठ में हो रहे भूधसाव को लेकर चर्चा भी की है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने दूरभाष पर मुझसे काफ़ी डिटेल में सारी जानकारी ली है कि कितने परिवार उसकी जद में आ रहे हैं, कितना नुकसान हुआ है, किस प्रकार से वहाँ पर पानी निकल रहा है, लोगों के विस्थापन के लिए, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए क्या किया गया है, राहत शिविरों में कैसे लोग रह रहे हैं, आगे कैसे उनके पुनर्वास की व्यवस्था होनी है, उस सब पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत विस्तार से चर्चा की है और उन्होंने जोशीमठ को बचाने के लिए हर संभव प्रयास जो भी होगा हर संभव उन्होंने आश्वासन भी दिया है, विश्वास दिया है कि हर संभव वहाँ पर काम होगा उस शहर को बचाने के लिए और लोगों के लिए हर संभव सहायता का उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप डिटेल उसका आकलन कर लीजिए, उसके बाद जो है उस पर कार्रवाई करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो देखिए, जोशीमठ में जिस तरीके से नुकसान हो रहा है उसके चलते दहशत का माहौल है, जिस तरीके से घरों और सड़कों पर दरारें पड़ रही हैं, उसकी वजह से कहीं ना कहीं लोग डरे सहमे से हैं। और अब ये जो पूरा मामला है वो प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंच गया है और इसको लेकर इस विशेष कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से फोन किया गया और फोन कर वहां की स्थिति का पूरा जायजा लिया है प्रधानमंत्री ने। साथ ही साथ हर संभव मदद का आश्वासन राज्य सरकार को दिया गया है कि केंद्र सरकार की तरफ से भरपूर सहयोग मिलेगा और जो राहत बचाव कार्य चल रहे हैं उसमें भी तेजी लाई जाए। हर तरीके के जो विकास कार्य हैं उनको अविलंब रोक दिया गया है ताकि क्या वजह है उसको ढूंढा जा रहा है, क्योंकि जोशीमठ में जिस तरीके से दरारें सामने आई हैं वो कहीं ना कहीं चिंता का सबब बनी हुई हैं सभी के लिए। राज्य सरकार भी इसको लेकर चिंतित है और अब प्रधानमंत्री से इसको लेकर आश्वासन मिला हुआ है। अपडेट देते हैं हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुदीप, क्या जानकारी? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आश्वासन मिला है सीएम पुष्कर सिंह धामी को। राहत बचाव कार्य किस तरीके से चल रहा है जोशीमठ में? देखिए, जिस प्रकार से जोशीमठ में मकानों में एकाएक भूधसाव की जो घटनाएं थी अलग अलग बढ़ी, राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार भी बेहद अलर्ट मोड पर थी। केंद्र सरकार ने अपनी 3 सदस्यीय कमेटी भी बनाई थी और अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच एक लंबी बातचीत भी हुई है, जिसमें मौजूदा स्थितियों से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री को अवगत कराया है। हालांकि पीएमओ की भी एक एडवांस टीम की बैठक आज दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय में हुई है, तो प्रधानमंत्री की ओर से भी राज्य सरकार को यह आश्वासन मिला है कि वो अपनी कार्रवाई जारी रखें और किसी भी प्रकार की कोई समस्या या आर्थिक मदद होगी तो उसमें भारत सरकार कतई पीछे नहीं हटेगा, ना है। तो इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री और तत्परता के साथ अब जोशीमठ के आपदा भूधसाव पीड़ितों के साथ खड़े हैं और राज्य सरकार अब एक बड़ी भूमि की तलाश कर रही है जहां इन परिवारजनों को बसाया जाएगा और इसके बाद जोशीमठ इलाके का ट्रीटमेंट प्लान क्या हो, क्या पूरा तोड़ के इसे बसाया जाए या ट्रीटमेंट किया जाए, इस पर एक्सपर्ट्स की राय के आधार पर अगला निर्णय होगा। बिल्कुल, क्योंकि अभी वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है और इसी के लिए देखिए सुदीप, सभी विकास कार्यों को भी रोक दिया गया है। देखिए, यूं तो मोटे तौर पर एक्सपर्ट्स की जो राय थी, जैसा कि न्यूज ऑन इंडिया ने चलाया भी था कि हो ना हो ये एनटीपीसी की जो निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना है उसका पानी ही है जो नीचे आया है और अब वो रिस्क के ऊपर आ रहा है। इसी चीज को भारत सरकार ने भी माना है और यही वजह है कि एनटीपीसी के पानी का और जो जोशीमठ के आपदा पीड़ित है इन दोनों स्थानों से मिलने वाले पानी का सैंपल भी कराया जा रहा है। इनका गुणदोष जांचने के साथ ही क्या ये एक ही तो नहीं है, इसकी भी पड़ताल की जा रही है। दूसरा, जोशीमठ नगर जिस स्थान पर बसा हुआ है वो बहुत पक्की भूमि नहीं है। पूर्व में भी इस प्रकार की रिपोर्टें आती रही हैं कि जोशीमठ कच्चे इलाके पर बसा हुआ है, पर बसावट बढ़ती चली गई, निर्माण होते चले गए
और शायद बहुत ज्यादा इस विषय पर ध्यान नहीं दिया गया। समय समय पर स्थानीय लोग इसकी बात उठाते रहे, पर शायद अब वो वक्त आ गया है। परेशानी लोगों के सामने बहुत बड़ी जरूर है, उनका आशियाना खतरे में है, टूट रहा है, लेकिन एक भविष्य की ठोस रणनीति कम से कम बनने जा रही है, इतना तो उम्मीद की ही जानी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन लोगों का क्या हाल है वहां पर, क्योंकि सालों से वो वहां पर रह रहे हैं। लेकिन अब इस जिस तरीके से अब राज्य सरकार भी ध्यान दे रही है इसको लेकर, क्या वो आश्वस्त नजर आ रहे हैं? राज्य जी, सरकार बिल्कुल, के सहयोग से खुश हैं वो या फिर विचलित है? जी देखिए, मुख्यमंत्री का खुद मौके पर जाना एक बहुत बड़ा संदेश है। मुख्यमंत्री लोगों से मिले, उनको बातचीत की, आश्वासन दिया कि राज्य सरकार हर वक्त उनके साथ हर पल खड़ी है। दूसरा, प्रधानमंत्री का बात करना, प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठक होना, केंद्र से टीम आना, ये सीधे तौर पर एक संकेत है कि केंद्र हो या राज्य, दोनों ही लोग संजीदा हैं और इस इशू पर बहुत तेजी से काम हो रहा है और आगे और ये काम होता दिखेगा। हाँ, ये बात सही है कि शुरुआत में जो जिम्मेदार अधिकारी थे उन्होंने इस विषय को बहुत गंभीरता से नहीं लिया। गंभीरता से लिया होता तो ये स्थिति ना आती, लोगों को इतना परेशान ना होना पड़ता। बिल्कुल। और अब लेकिन देर से ही सही, लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार तक क्योंकि अब ये पूरा मामला पहुंच चुका है, आश्वासन भी दे दिया गया है, किस तरीके से आगे कार्य किया जाता है ये देखना होगा। ठीक है सुदीप, आप बने रहिए हमारे साथ। देहरादून से अगली खबर, जहां जोशीमठ भू धसाव का पूरा मामला, जहां जोशीमठ राहत बचाव काम के लिए 6 तहसीलदार अटैच किए गए हैं। कमिश्नर गढ़वाल सुशील कुमार ने आदेश दिए हैं और इसी के साथ जोशीमठ राहत बचाव काम के लिए 6 तहसीलदारों को अटैच किया गया है। तो कमिश्नर गढ़वाल सुशील कुमार के आदेश के बाद ये कदम उठाया गया है, जहां जोशीमठ भू धसाव के पूरे मामले में, क्योंकि राहत बचाव कार्य वहां पर तेजी के साथ चल रहा है और इसी के लिए जरूरत के अनुसार पर 6 तहसीलदार अटैच किए गए हैं और ये आदेश है कमिश्नर गढ़वाल सुशील कुमार का, जिसके आदेश का अब पालन हो रहा है ताकि जल्द से जल्द राहत बचाव कार्य हो सके और लोगों को किसी भी तरीके से के हादसे के शिकार होने से बचाया जा सके। इससे पहले ही तैयारियां वहां पर चल रही हैं, राहत बचाव कार्य चल रहा है और उसमें गति लाने के लिए ये महत्वपूर्ण फैसला कमिश्नर गढ़वाल सुशील कुमार की तरफ से लिया गया है। हमारे विशेष संवाददाता सुदीप बने हुए हमारे साथ, उन्हीं का रुख करते हैं। सुदीप, क्या कुछ जानकारी? 6 तहसीलदार अटैच किए गए हैं राहत बचाव काम के लिए, क्या कुछ अपडेट उससे जुड़ी हुई? जी देखिए, राजस्व से जुड़े कई कामकाज अहम हो जाएंगे, जैसे लोगों को आर्थिक मदद पहुंचाना, जो 4,000 रुपए का वायदा किया है राज्य सरकार ने। दूसरा, उनके पुनर्वास की व्यवस्था करना। तीसरा, राजस्व रिलेटेड मामले जैसे कि जमीन जहां चिन्हित होगी वहां काम कराना, प्री फैब्रिकेटेड घरों का निर्माण करना, इन सारी चीजों को देखते हुए इन तहसीलदारों को अटैच किया गया है। पहाड़ में पहले ही एक बड़ी दिक्कत, एक बड़ी शिकायत इस बात की है कि पलायन हो रहा है, तो राज्य सरकार का यह भी फोकस है कि कहीं जोशीमठ की घटना भविष्य में पलायन की ओर संकेत न करे, इसको भी बचा के चलना है और इस विषय पर भी राज्य सरकार ने फोकस किया है। हमारे सूत्र बताते हैं कि अफसरों के साथ डिस्कशन में मुख्यमंत्री बेहद गंभीर दिखे और उन्होंने अफसरों को यही निर्देश दिए हैं कि किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए। और बिल्कुल इसी के लिए महत्वपूर्ण ये आदेश दिए गए हैं कमिश्नर गढ़वाल की तरफ से। ठीक है सुदीप, बने रहिए आप हमारे साथ। तो जोशीमठ भू धसाव का ये पूरा मामला है और इस पूरे मामले में अब जोशीमठ राहत बचाव काम के लिए 6 तहसीलदार अटैच कर दिए गए हैं ताकि कामों में तेजी आ सके। तो वहीं कमिश्नर गढ़वाल सुशील कुमार की तरफ से ये आदेश दिए गए हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन दरकने से सैकड़ों घरों, होटलों व अन्य प्रतिष्ठानों में बड़ी दरारें पड़ गई हैं। इस स्थिति के उपरांत वहां हालात जो हैं चिंताजनक बने हुए हैं। केंद्र सरकार हालात पर नजर बनाए हुए है और इस विषय पर प्रधानमंत्री कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा ने पीएमओ में कैबिनेट सचिव व भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्यों के साथ जोशीमठ के हालात को लेकर चर्चा की है। ग्राउंड जीरो पर मौजूदा जोशीमठ के जिला पदाधिकारी इस समीक्षा बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए और उत्तराखंड के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक में शामिल हुए हैं। और चलिए सीधा रुक करते हैं, हमारे संवाददाता बने हुए हमारे साथ सुदीप।
सुदीप, क्या कुछ देखिए ये किस तरीके से दरारें इस वक्त हम लोग दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को और बेहद ही ज्यादा ये डरावनी है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई लोग जुड़े हैं, बैठक हुई है, भू धसाव पर एक्शन में है केंद्र सरकार भी। अब क्या कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं? जी देखिए, आज प्रधानमंत्री कार्यालय के जो वरिष्ठ अफसरों ने इस विषय पर एक महत्वपूर्ण बैठक भी की है। बैठक में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव और कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ ही कई महत्वपूर्ण अफसर भी इस बैठक में मौजूद रहे हैं। जोशीमठ का जो 1.5 किलोमीटर का भू धसाव का प्रभावित क्षेत्र है, इसको आपदाग्रस्त घोषित कर दिया गया है। भू धसाव का अध्ययन करके जो कमेटी लौटी है, उसने ये जानकारी दी है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी हालांकि पहुंच चुका है और इन सब के बीच प्रधानमंत्री कार्यालय में भी बैठक हुई है। सीएम धामी की भी आज फोन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत हुई थी और इसमें उन्होंने प्रभावित पुनर्वास के लेकर चर्चा की है। अब भारत सरकार राज्य सरकार से मिले सारे इनपुट के आधार पर अपना अगला निर्णय लेगी, जो कि जल्द पता लग जाएगा। और हमारी जानकारी ये भी है कि जो विशेषज्ञ समिति जांच करके लौटी है, उसने सभी ऐसे भवनों को गिराए जाने की सिफारिश की है जो असुरक्षित हैं। उनके स्थान पर प्री फैब्रिकेटेड घर बनाए जाने का निर्णय हुआ है। इस पर भी राज्य सरकार अब आगे बढ़ने जा रही है। बिल्कुल, तो यानी कि पूरी विस्तृत चर्चा की गई है रिपोर्ट के आधार पर भी, और इसी के माध्यम से फूक फूक कर कदम आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि रिस्की भी हो सकता है और इसी के लिए पहले राहत बचाव कार्य हो रहा है। ठीक है सुदीप, बने रहिए आप हमारे साथ, लौटते हो आपके पास। उत्तराखंड के जोशीमठ में हो रहे भूधसाव से स्थिति लगातार बिगड़ रही है, तो वहीं इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि जब से ये घटना सामने आई है, इसका अध्ययन लगातार हो रहा है और अब सरकार भी इस पर अध्ययन कर रही है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सीएम धामी के प्रयासों की तारीफ करते हुए कहा है कि मैं मुख्यमंत्री का आभारी हूं। उन्होंने जो जोशीमठ में टीम गठित की है, वो समय समय पर रिपोर्ट देगी। साथ ही प्रधानमंत्री का भी आभारी हूं। उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ विस्तार से चर्चा की। जिनके पास अभी रहने की व्यवस्था नहीं है, उनके लिए सरकार द्वारा स्थायी व्यवस्था भी कराई गई है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बहुत व्यापक स्तर पर भूगर्भीय सर्वे के माध्यम से और बाकी कैसे उस शहर को बचाया जाए, तो मैं मुख्यमंत्री का आभारी हूं कि आपने एक टीम उसके लिए गठित की है और केंद्रीय टीम भी संभवतः जोशीमठ जाएगी। इसके साथ साथ तत्काल जो वहाँ आवश्यकता है, वो जो लोग प्रभावित हैं, जिनके आवास क्षतिग्रस्त हो, रहने योग्य नहीं है, उनको अभी अस्थायी व्यवस्था सरकार द्वारा वहाँ की गई है। लेकिन बहुत जल्दी पुनर्वास की दृष्टि से भी कौन कौन सी जमीन किस स्थान पर उनको दी जा सकती है, उस पर भी मंथन चल रहा है। और मैं लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे शासन के जो अधिकारी हैं, उनके द्वारा जो वहाँ से जो हमारे सामने सारे तथ्य आ रहे हैं, उन तथ्यों पर चर्चा कर रहे हैं। ये घटना सामने आई है और इसका पूरी तरह से अध्ययन हो रहा है, हर प्रकार से अध्ययन हो रहा है। और हम भी इस पर अध्ययन कर रहे हैं कि जितने भी हमारे ऐसे शहर हैं जो पहाड़ों में हैं, रॉक पर हैं, पहाड़ों पर हैं, उनकी धारण क्षमता कितनी है, क्या वो अपनी धारण क्षमता पूर्ण तो नहीं कर चुके हैं अभी तक। और अगर धारण क्षमता पूर्ण कर चुके हैं तो निश्चित रूप से उस पर एक सुनियोजित तरीके से जिस प्रकार का व्यवस्थित एक रोक होती है, वो व्यवस्थित रोक हम लगाने का काम करेंगे। जोशीमठ के दौरे से लौटने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून सचिवालय आपदा कंट्रोल में मामले की गंभीरता को समझते हुए अधिकारियों के साथ औचक समीक्षा बैठक की। इस वक्त जोशीमठ के अस्तित्व के ऊपर गहरा संकट मंडरा रहा है। जिस तरह की दरारें जोशीमठ में देखने को मिल रही हैं, उससे यह तो साफ होता है कि लोग अपना घर छोड़कर किसी दूसरी जगह रहने के लिए मजबूर हैं। आपको बता दें, स्थानीय लोगों को सरकार द्वारा विस्थापित करने का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। वहीं सरकार द्वारा बनाए गए रिलीफ सेंटरों में इस वक्त जोशीमठ के कई परिवार रह रहे हैं। जोशीमठ में जो लोगों से मैं वहाँ मिला हूँ, वहाँ पर हमारे जो विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग थे, राजनीतिक दलों के लोग थे, सभी ने जो सुझाव दिए हैं, जो आपदा के समय में हम सबको करना चाहिए, उसके बारे में यहाँ पर हम लोगों ने एक समीक्षा करी है। और सभी को हमने कहा है, एकदम स्ट्रिक्ट आदेश सबको किए हैं कि जान माल की किसी भी कीमत पर हानि नहीं होनी चाहिए। सबको इस ठंड के मौसम में जिनको प्रभावित क्षेत्र से रेस्क्यू किया जा रहा है या उनको अन्यत्र कहीं स्थानांतरित किया जा रहा है, उनको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए।
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी को जोशीमठ में रिस रहे पानी की जांच करने का जिम्मा दिया गया है। वह पानी के मूल स्रोत का पता लगाएगा। जोशीमठ की वहन क्षमता का तकनीकी अध्ययन होगा। आईआईटी रुड़की इसके लिए अपनी टीम अध्ययन के लिए भेजेगा। टीम पता लगाएगी कि वास्तव में नगर की वहन क्षमता कितनी होनी चाहिए। वहीं मिट्टी की पकड़ भूक्षण को जानने के लिए विस्तृत भू तकनीकी जांच होगी। जरूरत पड़ने पर नींव की रेट्रोफिटिंग का भी अध्ययन होगा। ये काम आईआईटी रुड़की करेगा। समिति का मानना है कि जियो फिजिकल स्टडी का नेचर जानना जरूरी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित नेहरू कॉलोनी में मां धारा देवी एवं भगवान श्री नागराजा देव डोली शोभा यात्रा शुभारंभ में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। आपको बता दें, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और दिल्ली जैसे राज्यों में भी होकर ये शोभा यात्रा गुजरेगी, जो कि 21 दिन तक बदस्तूर जारी रहेगी। मिली जानकारी के अनुसार यहां 42 पड़ावों पर क्षेत्रवासी शोभा यात्रा का भव्य स्वागत भी करेंगे। इस बीच यात्रा में धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं के लिए लोग भी जुड़ते रहेंगे और शोभा यात्रा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत देहरादून मेयर भी शामिल हुए। माँ धारी देवी और सेम मुखेम नागरजा की आज ये जो हमारी डोली है, आज यहाँ पर यहाँ पर इसका शुभारंभ हुआ। पंडित सुंदरयाल जी पिछले 8-9 वर्षों से देश के जो प्रमुख तीर्थ स्थान हमारे हैं वहाँ पर ये डोली जाती है। और आज आपने यहाँ पे देखा, आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पे आए और हमारे विधायक जी थे, मेयर साहब थे, सभी लोग यहाँ पे आए। बहुत दर्शक, बहुत हमारे जो श्रद्धालु लोग हैं माँ भगवती की डोली के दर्शन करने के लिए आए हैं। देहरादून के गांधी पार्क में श्रद्धांजलि सभा और शांति यज्ञ आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी की माता स्वर्गीय हीराबेन मोदी की श्रद्धांजलि सभा और शांति यज्ञ में शिरकत की। इस दौरान वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, बीजेपी विधायक खजानदास भी मौजूद रहे। हरिद्वार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन की अस्थियां आज विधि विधान के साथ गंगा में विसर्जित की गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई पंकज मोदी ने परिजनों के साथ हरिद्वार पहुंचकर गंगा में मां हीराबेन की अस्थियां विसर्जित की हैं, पूरे विधि विधान के साथ। तो वहीं हरिद्वार में वीआईपी घाट पर बिल्कुल साधारण तरीके से संपन्न हुआ है अस्थि विसर्जन कार्यक्रम। वैदिक मंत्रोच्चारण और विधि विधान के साथ गंगा में अस्थियां प्रवाहित की गई हैं। बता दें कि पीएम मोदी की मां का निधन 31 दिसंबर को अहमदाबाद के अस्पताल में हुआ था। लक्सर क्षेत्र के सुल्तानपुरी निवासी मोहम्मद अलाउद्दीन नैनीताल स्थित उत्तराखंड उच्च न्यायालय मंगरा लंबे समय से बतौर अधिवक्ता वकालत करते हैं, जिन्होंने पुलिस को तहरीर देकर शिकायत की। 7 दिसंबर को उनके घर में 2 आरोपियों ने घुसकर मारपीट की और जान से मारने की धमकी भी दी। बता दें, अधिवक्ता की शिकायत के मुताबिक उन्हें शारीरिक रूप से चोटिल भी किया गया है, जिसके बाद मेडिकल परीक्षण कराकर पुलिस को उनके द्वारा तहरीर दी गई है, जिसका संज्ञान लेकर पुलिस ने दोनों हमलावर आरोपियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया है। वाली लक्सर के संज्ञान में आज इसमें सुल्तानपुर क्षेत्र के रहने वाले अधिवक्ता महोदय और उनके क्लाइंट के बीच एक विवाद हुआ, जिस विवाद के चलते क्लाइंट द्वारा इनके घर पे जाके तोड़फोड़ की गई और संबंध में हमने जो सुसंगत धाराएं हैं उनमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। नैनीताल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चलाया, जिसके तहत पुलिस ने नशे से दूर रखने और नाबालिग को वाहन न देने और महिला सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक किया। वहीं इसी क्रम में थानाध्यक्ष नंदन सिंह रावत के निर्देश में उप निरीक्षक गगनदीप सिंह ने लोगों से नशे से दूर रहने की नसीहत देते हुए महिला सुरक्षा के बारे में भी बताया गया और इस दौरान उन्होंने महिलाओं को अपने मोबाइल में उत्तराखंड पुलिस ऐप डाउनलोड करने और उस पर शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी है। थाना कालाडूंगी पुलिस द्वारा नशे के विरुद्ध एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें नशे के कारोबार करने वाले अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। इसके अतिरिक्त नशे को रोकने के संबंध में व्यापक प्रचार प्रसार और जन जागरूकता स्कूलों में, नगर पालिका के विभिन्न वार्डों में की जा रही है और तथा महिलाओं की सुरक्षा हेतु गोरा शक्ति ऐप लोड करने की हिदायत दी गई, जिससे किसी भी समय पुलिस की सहायता प्रदान हो सके।
देहरादून में अटल भाषण प्रतियोगिता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी प्रतिभाग किया। वहीं भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने बताया कि केंद्र और प्रदेश नेतृत्व और आह्वान पर पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को प्रेरणामान अटल भाषण प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। देश के हर जिले में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। हर जिले में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागी प्रदेश स्तर पर प्रतिभाग कर रहे हैं। उत्तराखंड के दूरस्थ क्षेत्रों में जो प्रतिभा छिपी हुई है, उसे देहरादून तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। युवा मोर्चा ने हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तेजस्वी सूर्या जी के, उनके विजन के अंतर्गत एक अटल डिबेट क्लब लॉन्च किया अटल जी की जन्म जयंती पर। तो लगातार हर ज़िले में उत्तराखंड के ये कार्यक्रम हो रहे हैं, जिस प्रकार देश के हर ज़िले में हो रहे हैं। और आज हर ज़िले में जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान जिन प्रतिभागियों ने हासिल किया, वो प्रतिभागी आज यहाँ पे प्रदेश स्तर के इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। बहुत शानदार भाषण दे रहे हैं। कुछ विषय उनको दिए गए जो समसामयिक विषयों पर उनके विचार हमें सुनने का मौका मिल रहा है। युवा मोर्चा जसपुर में अल्ट्रासाउंड मशीन न होने के कारण लोगों को निराश होना पड़ रहा है। आपको बता दें कि बीते 5 दिन पहले केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जसपुर दौरे पर आए थे, जिसके बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि एक साल पहले अस्पताल को अल्ट्रासाउंड मशीन के लिए 30 लाख रुपए दिए गए थे, लेकिन उसके बाद भी अभी तक अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं आ पाई। उन्होंने कहा है कि बीती रोज कोरोना के संबंध में जिले के सभी अधिकारियों के साथ बैठक की गई थी, जिसमें नाराजगी भी जाहिर की गई थी। 1 साल पहले पैसे स्वीकृत होने के बाद भी अब तक मशीन नहीं लग पाई, जिसके बाद 15 जनवरी से पहले मशीन उपलब्ध कराने की बात कही गई है। 29 या 30 लाख रुपए मैंने यहाँ पर अल्ट्रासाउंड मशीन के लिए दिए थे 1 साल पहले, वो अभी तक नहीं आया। 3 दिन पहले मैंने कोरोना का यहाँ पर ब्रीफिंग ली थी, पूरे अधिकारी, डीएम, एसएसपी और सीएमओ सारे डॉक्टर्स बुलाए थे। तो उस दिन मैंने नाराज़गी भी जाहिर करी कि 1-1.5 साल हो गया है, 30 लाख रुपए मैंने दिए हैं, अभी तक नहीं हुआ है। उन्होंने कह रखी 15 तारीख से पहले हम उसको आपको उपलब्ध कराएंगे, डॉक्टर भी उपलब्ध करा। उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया है कि मेरे विभाग से जुड़े जो प्रोजेक्ट हैं, उनमें बड़ी तेजी से कार्य चल रहा है। मेट्रो की हम उत्तराखंड वासियों को 2023 के अंदर ही सौगात देंगे और ये देश की पहली न्यू प्रोजेक्ट शुरू हो रही है। इसके साथ साथ हरिद्वार से ऋषिकेश और ऋषिकेश से लेकर देहरादून मेट्रो का प्रोजेक्ट का DPR तैयार हो चुका है और साथ ही ISBT से लेकर नीलकंठ तक रोपवे का काम भी DPR तैयार हो चुका है। बहुत जल्द सभी योजनाओं पर कार्य शुरू हो जाएगा और उसके साथ ही हरिद्वार दीनदयाल पार्क से लेकर चंडी पुल तक भी रोपवे पर ही जल्द कार्य शुरू किया जाएगा। मेरे विभागीय जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लगभग बहुत तेजी से काम उन पे हो रहा है। नियो मेट्रो का देहरादून में हम 2023 के अंदर सौगात देंगे उत्तराखंड को और ये देश की पहली नियो प्रोजेक्ट हमारे उत्तराखंड में शुरू होगी। और उसके साथ साथ जो हमारा हरिद्वार है, हरिद्वार से ऋषिकेश और ऋषिकेश में नेपाली फार्म से लेकर देहरादून भी मेट्रो का प्रोजेक्ट हमारे यहाँ DPR तैयार हो गई है। साथ में हमारे यहाँ जो ISBT से नीलकंठ। और अब लक्सर से बड़ी खबर, जहां शिक्षा विभाग में फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर सरकारी नौकरी हथियाने वाले चर्चित प्रकरण में दोनों शातिर अपराधियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। दरअसल मुरादाबाद और बिजनौर जिले के 2 युवक ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सरकारी नौकरी में नियुक्ति पाली थी, जिसके बाद SIT गठन के पश्चात ही दोनों अभियुक्तों के खिलाफ जांच में सारा फर्जीवाड़ा खुलकर सामने आ चुका था। अन्य शख्स के मामले, अशोक नाम के एक शख्स के पेपर लेकर, दस्तावेज लेकर धोखे से और शिक्षा विभाग में नौकरी प्राप्त कर ली इसने। फिर इसका जब वो बात खुली तो फिर वहाँ पर इसके खिलाफ FIR दर्ज हुई। SIT ने जांच की और जांच करने के बाद चार्जशीट भी माननीय न्यायालय में लगा दी है। हरिद्वार के जूर्स कंट्री स्थित स्कूल में लाखों की चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बता दें, इस पूरे मामले में पुलिस ने स्कूल के पूर्व ड्राइवर सहित एक आरोपी को रानीपुल से गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से कई सामान भी बरामद हुए हैं। तो वहीं जूर्स कंट्री में विजडम स्कूल के प्रबंधक UG जैन द्वारा पुलिस को शिकायत दी गई, जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में तुरंत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की है। CCTV फुटेज को खंगालने में लगी, जिसमें हमें एक अहम सुराग मिला। उसको जब डेवलप किया गया तो 2 संदिग्ध सामने आए जो
घटना को कारित किए होंगे, इस बात का अंदेशा हुआ। जब उनके बारे में डिटेल निकाली गई तो वो पूर्व में जैन साहब के ड्राइवर था। 2 संदिग्धों को गिरफ्तार की। जब कड़ाई से पूछताछ किया गया तो उन्होंने लक्सर कोतवाली से एक मामला सामने आया है, जहां युवती और युवक बतौर प्रेमी जोड़े के रूप में लक्सर कोतवाली पहुंचे, जहां उन्होंने अपने परिजनों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। वहीं प्रेमी जोड़े ने बताया कि युवती के परिजन प्रेम संबंधों के खिलाफ हैं, उन दोनों के गांव में नहीं रहने देना चाहते हैं। फिलहाल मामले की मौखिक शिकायत के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान ले लिया है और प्रेमी जोड़े के परिजनों को लक्सर कोतवाली तलब कर समझाने बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो वहीं प्रेमी जोड़े के मुताबिक दोनों ने विधिवत रूप से विवाह किया है। वाले आप आए हो और क्या नाम, मैंने तो शादी कर रखी, मैं सुरक्षा लेना चाहती हूँ आपसे। मैं भी सुरक्षा के साथ रहना, इनके साथ रहना। क्या दिक्कत हो रही है? मेरे माँ बाप मेरे मारना चाह रहे हैं मुझे, हम कह रहे खत्म करेंगे ना। लक्सर कोतवाली परिसर में क्षेत्र के पुलिस उपाधीक्षक विवेक कुमार ने एक बड़ी धोखाधड़ी और उसे अंजाम देने वाले गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया है। दरअसल एक पूर्व एसडीएम की जमीन हड़प कर और पहचान बदलकर धोखाधड़ी से जमीन की खरीद फरोख्त करने वाले सक्रिय गिरोह को शिकंजे में लेकर इससे जुड़े गैंग के 2 अपराधियों को धर दबोच गया है। तो फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने शिकायत के बाद मुकदमा दर्ज किया है। अब आगे की जांच पड़ताल पुलिस की तरफ से की जा रही है। बड़ा करके जमीन बेचने से संबंधित है, जिसमें एक पूर्व एसडीएम है, उनकी जो जमीन यहाँ पे थी लक्सर क्षेत्र में, उसमें फर्जी जो मालिक है और उसका बेटा बनकर जमीन बेचने की कोशिश की गई, बेची गई। 12-13 बीघा जमीन थी और इस संबंध में 2 अभियुक्त जो है वो गिरफ्तार हुए हैं। एक उत्तर प्रदेश बिजनौर का रहने वाला है और दूसरा यहाँ स्थानीय कलसिया का रहने वाला है। इस संबंध में और भी इनसे पूछताछ की जा रही है और जो भी और तथ्य सामने आएंगे, जो अभियुक्त आएंगे सामने, उनके खिलाफ भी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।